सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आइए कैट 2020 को टारगेट करते हुए स्टार्ट करते हैं कैट का क्वांट वाला पार्ट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, परसेंटेजेस। ठीक है। आज इसका पार्ट 1 है, मल्टीपल पार्ट्स में करेंगे। डेली वीडियो आएगा, फॉलोअप करिएगा, आपकी तैयारी एक तरह से पूरी हो जाएगी। ठीक है। थ्योरी भी देखेंगे, पूरा बेसिक्स, क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, पूरा मिला के। और अच्छे मतलब बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान रहेगा ताकि अप्रोच क्लियरली समझ में आ सके, ताकि एग्जाम में आने वाले, कैट में आने वाले हर परसेंटेज वाले क्वेश्चन को हम आराम से टैकल कर पाए। ठीक है। और सिर्फ कैट नहीं, बाकी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंक, या जो भी और गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सबको टारगेट रखें। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा बेसिक्स आप देख सकते हैं, पूरा एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा। ठीक है। जहां तक मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, परसेंटेज इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कैट एग्जामिनेशन। क्वांट में तो सवाल अच्छे खासे आते ही हैं, उसके अलावा कई चैप्टर्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज का बेसिक्स, इन सब में तो परसेंटेज आता ही है। और मिला जुला के इनमें से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाते हैं। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वांट सेक्शन। और अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो एलआरडीए में जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, जहां पे टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, डेटा क्रंचिंग की बातें होती हैं, वहां पे तो परसेंटेज का यूज बहुत ज्यादा है। डीआई का एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन परसेंटेज से होता है। अगर परसेंटेज में वीक है तो हम डीआई में स्ट्रांग कभी नहीं हो सकते। दोनों तरह से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है, पर कॉन्सेप्चुअली और अप्रोच के हिसाब से स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी टैकल कर पाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो पहले परसेंटेज चैप्टर में मैं आपको एक हेडिंग्स बता दूं कि हम किस तरह से चैप्टर कवर करेंगे। तो लगभग 7 से 8 सब हेड्स के बीच में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम बेसिक्स या डेफिनेशन देखेंगे। तो जो परसेंटेज होता है उसका बेसिक्स या डेफिनेशन जो भी होता है वो देखेंगे। सेकंड, देखिए, फ्रैक्शन और परसेंटेजेस का एक बहुत गहरा कनेक्शन होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ठीक है, वो क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। सो परसेंटेजेस वर्सेस द फ्रैक्शन, इनका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। फिर हम एक लिस्ट तैयार करनी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज या रेशियो वैल्यूज होती हैं। मतलब कोई आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है या रेशियो दिया हुआ है, उसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, जो काफी कॉमनली एग्जाम में आती रहती है। तो वो हमको पहले से पता हो तो एग्जाम में काफी टाइम बच जाता है, वरना क्वेश्चन बड़ी मुश्किल पॉइंट पे आ जाता है। तो ऐसे कुछ कॉमन वैल्यूज देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट सम, लिख देते हैं, कुछ वैल्यूज करेंगे। सम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज, परसेंटेज वैल्यूज। यहां पर हम ये भी देखेंगे दैट हाउ डू वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन, जैसे 1/2, 1/3, 1/7, इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। चलिए, चौथी चीज अगर मैं बात करूं आपसे, तो हम बात करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। परसेंटेज वाले टर्म में बेस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस बेस का ही होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथी चीज, उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छी चीज की बात करेंगे जिससे चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी। मतलब अगर आपने पांचवी चीज सीख ली ना, तो परसेंटेज का चैप्टर लिटरली आपके लिए दी अप्रोच बिकम्स वेरी इजी। हम इसकी बात करेंगे। ऑल दो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, पर देखेंगे इसको। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बेस से भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों की हमको मिलकर बात करनी पड़ेगी। सिक्स्थ जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज की। नाम सुना होगा आपने, डीआई में खासकर इस टर्म का काफी यूज आता है, परसेंटेज चेंज का। और क्वांट में तो आता ही है, परसेंटेज चेंज। और उसी से रिलेटेड टॉपिक बट टेक्निकली वेरी डिफरेंट, नाम बस एक जैसा है, दैट इज परसेंटेज पॉइंट चेंज। परसेंटेज पॉइंट चेंज, पॉइंट चेंज, सॉरी। ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो हमारा रहेगा लास्ट, दैट इज परसेंटेज की सक्सेसिव एप्लीकेशन। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सक्सेसिव, सक्सेसिव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस।
ऑफ परसेंटेजेस। इन 8 हेड्स में हमें चैप्टर तैयार करना है। और फिर मैं आपको सारे, इस बार मैंने ये भी सोचा है कि आपको सिर्फ कैट वाले सवाल नहीं कराऊंगा, आईएफटी, जैट, स्नैप, एसएससी, बैंक, कुछ काफी नए सवाल, हर चीज एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। परसेंटेज का बेसिक्स क्या मतलब, परसेंटेज होता क्या है यार? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर मैं परसेंट को ब्रेक करूं तो क्या होता है? पर सेंट। पर का मतलब हम जानते हैं, सेंट मतलब सेंचुरी, मतलब एनी वैल्यू पर 100। बड़ा सिंपल सा यूज है। मान लीजिए एक ए पर्सन है, उसने एग्जाम दिया, उस एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स 50 थे, 50, और उसमें से एक स्टूडेंट के नंबर ए वाले के 45 आते हैं, 45 आउट ऑफ 50। बी पर्सन कोई दूसरा एग्जाम देता है, वो एग्जाम 100 मार्क्स का था, तो नंबर आउट ऑफ 100 आएंगे, उसके नंबर 80 आते हैं। ठीक है। कैन यू कंपेयर दीज टू? यू कैनॉट कंपेयर, बिकॉज दोनों का टोटल वैल्यू अलग है। यही बेस कहलाती है। भैया आपको कंपेयर किससे करना है? ए वाला जो एग्जाम दे रहा है वो एग्जाम 50 नंबर का और बी वाले का 100 नंबर का, राइट? जब तक आप ये थ्रेश होल्ड या बेस वाली बात सेम ना रखो, टोटल दोनों का सेम ना रखो, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका टोटल 100 बना देते हैं। अगर 45 50 में से आए हैं तो 100 में से कितने आए होंगे? 90। डबल कर देते हैं, 90 आउट ऑफ 100, इसके तो 80 आए। अब हमारा कंपैरिजन पॉइंट टोटल या बेस सेम हो चुका है, जिससे कंपेयर करते हैं ना वही बेस कहलाता है। यहां पे 100 है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जन इनटू परसेंटेज। अब ध्यान दीजिएगा, दिस 90 वैल्यू इज पर 100, तो आप 100 को हटा के यहां पे 90% लिख सकते हैं। उसी तरह से दिस 80 वैल्यू इज आउट ऑफ 100 टोटल, तो आप इस पर अपॉन 100 को हटा के इसको 80% लिख सकते हैं। अगर आप उसको दोबारा लिखना है, आप परसेंटेज साइन हटाना चाहते हैं, तो 90 लिख दो और अपॉन 100 लेके आ जाओ। समझे? तो किसी वैल्यू को अगर परसेंटेज में ले जाना है, अब एक और सिंपल तरीका, ये समझ गए ना बात? तो इस साइन का मतलब पर 100 होता है, जिसको हम परसेंटेज साइन बोलते हैं, जब हम बेस को 100 बना देते हैं। सिंपल बात हो गई। अब यहां पे एक बात और गौर करिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब मेरे पास यहां पे 45 अपॉन 50 था, मुझे बेस या डिनोमिनेटर को 100 करना था। वो काफी सिंपल था, आपने इंटू 100 कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो मेरा क्या बन गया यहां पे? 90। सॉरी, आपको डबल करना है ना? हाँ। 50 को 100 बनाने के लिए आपने इंटू 2 नीचे भी किया, ऊपर भी किया, तो ऊपर 90 बन गया, नीचे 100 बन गया। अब अपॉन 100 को आप लोग परसेंटेज लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। बट द प्रॉब्लम इज, डिनोमिनेटर्स को हर बार 100 बनाना शायद इतना आसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां 1/3 देख लो, 1/3। अब यहां डिनोमिनेटर में 3 है, इसको 100 बनाना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि 3 फैक्टर नहीं होता 100 का। तो एक सिंपल काम करते हैं, इसको एक ही नंबर मान लेते हैं। अब हमें 100 नीचे भी चाहिए और ऊपर भी चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नीचे अपॉन 100 आ गया ना, तो ये पूरी चीज जो बनी यही तो परसेंटेज वैल्यू बन गई, जो कितनी बन गई? 100/3। सॉल्व कर लो, 33.33% मिल गया हमको। तो यहां से एक बड़ा सिंपल रूल निकल के आ जाता है कि डिनोमिनेटर को 100 बनाने का टेंशन बिल्कुल मत लो। आप एक सिंपल काम कर दो, अगर आपके पास फ्रैक्शन आ चुका है, उस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज बनाना है, तो फिर आप इंटू 100 कर दो, और परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन चाहिए तो अपॉन 100 कर दो आप। तो किसी फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पर जाना है, तो आप इंटू 100 कर दो, और अगर वापस आना है आपको, तो आप डिवाइड बाय 100 कर दो। बहुत सिंपल। जैसे 1/2 होता है, व्हाट इज 1/2? आप इंटू 100 कर दो तो 50% हो गया, 50% से वापस फ्रैक्शन पे आना है तो 50% को अपॉन 100 कर दो, तो 1/2। तो ये सिंपल कन्वर्जन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक्स की बात हो गई, और हमने कनेक्शन भी सीखा, दैट व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फ्रैक्शन एंड अ परसेंटेज। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है, जो आप में से कई लोग पूछ सकते हैं मुझसे, कि क्वेश्चन में तो हमको हर बार परसेंटेज टर्म दिया ही होगा, ठीक है, तो फिर हम बार बार फ्रैक्शन की बातें क्यों कर रहे हैं? वाई इज दिस कन्वर्जन इंपॉर्टेंट? वाई कांट वी डायरेक्टली डील विद परसेंटेजेस? देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन फॉर दैट। आई विल गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल टू जस्टिफाई दिस कन्वर्जन। एग्जांपल देखिएगा। पहला सवाल, व्हाट इज, एक बहुत सिंपल सवाल पूछूंगा मैं आपसे, व्हाट इज 1/7 ऑफ 28? एक और सवाल,
व्हाट इज 14.28% ऑफ 28? कुछ लोगों को शायद ये बात पता होगी, पर ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि पहला सवाल बहुत सिंपल है, 28 का 1/7 निकालना तो आसान है, 28/7 4 होता है, आपका आंसर आ गया। कुछ लोगों को सेकंड क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है, पर आप जानते हैं दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। 14.28 जो परसेंट है उसका फ्रैक्शनल कन्वर्जन 1/7 ही होता है। मतलब 1/7 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 14.28% ही मिलता है। तो अगर किसी को यह फ्रैक्शनल कन्वर्जन पता होता तो फिर वो आंसर 2 सेकंड में निकाल लेता, उसका आंसर भी 28/7 मतलब 4 आ जाता। और किसी को यह नहीं पता होता कि 48.28 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 होती तो आंसर कभी नहीं निकाल पाता। इसीलिए इट इज इजी टू कैलकुलेट बाय फ्रैक्शंस, दैट इज व्हाई वी डू दिस कन्वर्जन। और कुछ कन्वर्जन जो काफी कॉमन एग्जाम में होते हैं, जिनकी हेल्प से बाकी कन्वर्जन आ सकते हैं, वो हम लोग थोड़ा सीख लेंगे, पहले से पता रखते हैं ताकि एग्जाम में टाइम खराब ना हो। आइए, तो कुछ कॉमन वैल्यूज, और ध्यान रखिए मैं फ्रैक्शन लिखूंगा उसकी परसेंटेज वैल्यू लिखूंगा। कन्वर्जन करना आप जानते हैं कैसे करोगे, इनटू 100 करना है, तो दैट इज अ इजी पार्ट। चलो मैं कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं। सो 1/1, प्लीज टेल मी द परसेंटेज कन्वर्जन। सिंपल यार है, तो इनटू 100 करते चलो आप, 100%। अगर आपको परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन पे जाना है तो 100 से डिवाइड कर देना, सिंपल टू वे प्रोसेस होता है। चलिए आगे चलते हैं। 1/2 का परसेंटेज कितना होता है, इंटू 100 करो यार, 50% आ जाएगा, दिस इज सिंपल। 1/3 कर लेते हैं। पर ये वैल्यूज पे ध्यान रखना, यार इंपॉर्टेंट वैल्यूज, एग्जाम में ज्यादातर यही वैल्यूज आती है, तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम इन कॉन्ट ऑल्सो एंड ऑब्वियसली डीआई ऑल्सो। ठीक है, 1/3 कितना होता है, 100 करो और 100 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 33.33% आएगा। और याद ऐसे करिए कि अब इनको दोबारा मेमोराइज ना करना पड़े, कॉन्क्रीट एग्जाम तक हो जाए। 1/4 पे आते हैं। 1/4 कैसे निकालें, बहुत सिंपल है। 1/4 1/2 का आधा होता है, तो 50 का आधा कर दीजिए, यू विल गेट 25%। वेरी सिंपल। आइए 1/5 पे आते हैं। 1/5 इंटू 100 करो ना, 100/5 कितना होता है, 20%। वैसे आप देख रहे हैं हम यहां डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो परसेंटेज वैल्यू भी कम होती जा रही, होनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए 1/6 पे आते हैं। 1/6 कैसे निकालेंगे, आप 1/3 का हाफ कर दीजिए ना, तभी तो 1/6 आ जाएगा। तो 33.33 को आप अपॉन 2 कर दो, आंसर कितने का देख लीजिए, 16.66%। वेरी सिंपल। आइए 1/7 को चेक करते हैं। 1/7 का सॉल्व करके देख लेना, मैं आंसर बता रहा हूं, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 14.28%, इसको मेमोराइज करना भी बड़ा आसान है। 7 का डबल 14 होता है और उसका डबल 28 होता है, वेरी इजी टू रिमेंबर। सात हो गए आपको याद। आइए आगे चलते हैं। 1/8 कैसे निकालें, 1/8 के लिए 1/4 को आधा कर दीजिए, तो 1/8 बन जाएगा। 25 का हाफ 12.5% होता है। फिर आइए 1/9 पे, 1/9 कैसे करोगे, इंटू 100 करो ना आप। 100/9 कितना होता है, 11.11%। इस परसेंटेज का भी बहुत खास यूज है, मैं भी पूरी लिस्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ये भी, ये दो थोड़े ज्यादा हैं, इनको मैं बताऊंगा आपको। चलो 1/10 कितना होता है यार, जो बचा वो कंप्लीट कर लें। 1/10 यार इंटू 100 करो, बहुत सिंपल, 10%। 1/11 पे आइए। 1/11 को आप इंटू 100 कर दो, तो 100/11 चाहिए हमको, दैट विल बी द परसेंटेज वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन। बट द प्रॉब्लम इज, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर पता है कितना होता है, 9.09%। वैल्यू क्या है सुनिएगा, 100 को 11 से डिवाइड करने पर जो कंटिन्यूस वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 9.09090909 एंड सो ऑन। इट इज नॉट 9.999, वो गलती मत करना। तो 1/9 होता है 11.11111, बट 1/11 9.9999 नहीं होता, इट इज 9.09। प्लीज ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। चलिए एक और देख रहे हैं, फिर एक दो और फ्रैक्शन जो इनसे आ सकते हैं उनकी तरफ जाएंगे। आइए देखते हैं। तो 1/12 की और बात कर लेते हैं, फिर कहानी खत्म। ओके, 1/12 कैसे मिलेगा, आप में से कई लोग गैस कर चुके होंगे। 1/6 को आधा कर दो ना, 1/6 को आधा कैसे करोगे, 16.66 को अपॉन 2 करो, 8.33 आ गया। बढ़िया, सिंपल। ठीक है, चलिए देर आर फ्यू मोर फ्रैक्शंस और परसेंटेज वैल्यूज विच आर वेरी कॉमन, और वो इन्हीं से निकल के आती, तो उनकी थोड़ी और बात कर लेते हैं।
देन वी आर डन, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पहले 3 टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे, फिर हम चौथे टॉपिक पर जा सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। चलिए, मैं आपको कुछ ऐसी परसेंटेज वैल्यूज बता रहा हूं जो कि एग्जाम में काफी कॉमनली आती है और उन पे हमें खास नजर रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, आई टेल यू वन क्वेश्चन फॉर दैट, तो आप क्लियरली समझ पाओगे। आई टेक अ न्यू पेज फॉर दिस वन, जस्ट या नीचे लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे एक बाउंड्री बना देते हैं। अब सही है, इसी पेज में हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज व्हाट इज 55.55 55.55% of this will be 3 6 जस्ट अ मिनट, कहाँ गया, हाँ, 3690। समझ गए, ये हमको निकालना है और ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 55.55, देखो इतना कंटिन्यूशन कहां मिलता है आपको, सिर्फ यहां मिलता है। ये इंपॉर्टेंस मैं बता रहा था, भाई मैं जो बता रहा था कि मैंने स्टार मार्क किया है, नहीं, इसी की बात कर रहा था मैं। आपको सारे टर्म कंटिन्यू सिर्फ यहां से मिल सकते हैं। 1/9 11.11 होता है, तो 55.55 कैसे मिलेगा? इंटू 5 करो ना आप, तो दिस विल बी 5/9 और मल्टीप्लाई कर दो फिर 3690। अब ये मल्टीप्लाई करना तो आसान है, कैसे करोगे मल्टीप्लाई? पहले अपॉन 9 कर दो, अब तो कितना आ जाएगा, 5 तो यहां पर रह गया, 3690 अपॉन 9 कर दो, आपको 410 मिल जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल। ठीक है, जीरो यहां पे आएगा, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 4 इज 20, दिस इज योर आंसर। हो गया। क्योंकि आप ये कन्वर्जन कर पाए थे बिकॉज आपको ये वैल्यू पता थी जो मैं आपको पहले स्टार मार्क कर रहा था। अगर ये पता नहीं होती ना, ये कन्वर्जन या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं पता होता ना, आप आंसर कभी नहीं निकाल पाते। कितना लेंदी कैलकुलेशन होता। ठीक है, इसलिए इनको पता होना जरूरी है। एक दो की और बात करूंगा, देन वी आर डन। ओके, देखिए, एक मैं आपको फ्रैक्शन दो बताऊंगा एंड बोथ आर कनेक्टेड एक्चुअली, इसलिए मैं साथ में बता रहा हूं। 37.5% और 62.5%, these two are very commonly asked in the examination। एग्जामिनेशन में खासकर एलआरडीए में ये दो डेटा पॉइंट काफी यूज करे जाते हैं। अब हम इनसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। व्हाट डू वी नीड? वी नीड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाउ विल वी गेट दैट? हमें बस वही फाइंड करना है कि वो हमें कैसे मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे मिलेगा। बहुत सिंपल तरीके से मिलेगा। इन 12 वैल्यूज को देख लीजिए, इनमें से किस वैल्यू से आपको ये दोनों के मिलने की चांसेस है? सोचिए जरा, किससे मिलने की चांसेस है? आखिरी में 0.5 आ रहा है, मतलब इधर भी कहीं कहानी 5 से ही शुरू होनी चाहिए, वरना कोई चांस नहीं। और 5 कहां मिल रहा है आपको? देख लीजिए, 1/8। तो हमें 12.5 से ये मिल सकता है। और आपको समझ में आ गया होगा 12.5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 37.5 मिल जाए? 3 कर दीजिए मल्टीप्लाई, एंड इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज 12.5 इंटू 3? 12 इंटू 3 36 होता है, और 0.5 इंटू 3 1.5 होता है। 36 और 1.5 को ऐड करो, आपको 37.5 मिल जाएगा। तो व्हाट इज 37.5%? अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना चाहूं, 1/8 से इंटू 3 किया, मतलब 3/8 आ गया। तो जहां पर भी आपको ये मिले, आप ऑटोमेटिकली इससे सब्स्टिट्यूट कर देना। डीआई में आपका टाइम 1/10 हो जाएगा, वरना सीधे परसेंटेज वैल्यू से आंसर नहीं आ सकता। आएगा, बट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। So these fractional conversions are very important in percentages। समझ गए बात? चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब दूसरे वाले में भी मुझे क्लियरली 0.5 दिख रहा है, मतलब कहानी यहां पर भी 1/8 से ही स्टार्ट होगी। 1/8 इज 12.5, उसमें इंटू 5 करने पर काम बनेगा। चेक कर लीजिए, 12.5 इंटू 5 करो एक बार। 12 इंटू 5 कितना होता है? 60। ठीक है, और 0.5 इंटू 5 कितना होता है? 2.5। 60 में 2.5 ऐड कर दो, आपको 62.5 मिल जाएगा। मिल गया जो चाहिए था, यहां 5 आ जाएगा। तो प्लीज इन दोनों वैल्यूज को अच्छी तरह याद कर लीजिए। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? चलिए, एक दो चीजें और करेंगे, फिर हम आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। क्योंकि मतलब मैं मल्टीपल पार्ट्स में कराऊंगा, तो मैं नहीं चाहता कि एक पार्ट कोई बहुत लेंदी हो जाए, बट एक दो जरूरी बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान दीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो टर्म बताने जा रहा हूं इसको समझ लीजिए फ्रेंड्स। फिर चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे एसआईसीआई हो, चीजें इतनी सिंपल हो जाएंगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पर ध्यान से देखिएगा मेरी बात। हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है,
दिस टर्म इज स्लाइटली रिलेटेड टू परसेंटेज चेंज, पर उसकी हम बात बाद में करने वाले हैं। अभी सिर्फ इसकी बात करते हैं, वो टॉपिक से थोड़ा बाद आता है, पर थोड़ा रेफरेंस है तो मैं बता रहा हूं आपको। जब भी हमें कोई परसेंटेज चेंज करना होता है, परसेंटेज चेंज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज को 10% इंक्रीज करना है, या 20% कम करना है, या 35% बढ़ाना है, इन सभी चेंजेस को अप्लाई करने के लिए जिस फैक्टर का इस्तेमाल होता है, उसी फैक्टर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिसकी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल लेता हूं। अगर मेरे पास कोई इनिशियल क्वांटिटी x है और मुझे एक टास्क दी गई है कि आपको x को 10% इंक्रीज करना है, यू हैव टू इंक्रीज x बाय 10%, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल रास्ता है, तो आप x में x का ही 10% ऐड कर दो ना, तो काम बन जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस, अब इस ब्रैकेट में 10% मतलब 10/100, भाई 10 तो परसेंटेज है, फ्रैक्शन में लाने के लिए अपॉन 100 करना पड़ेगा, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो आप इंटू एक्स कर दो, बढ़िया। अब कितना आ जाएगा यहां पे सॉल्व करने पर, x प्लस व्हाट इज दिस, 1/10 मतलब 0.1x, तो x प्लस 0.1x। अब यहां पे एक x तो ओरिजिनल है, बाकी 0.1x क्या है, आपने इंक्रीज को ऐड किया है, ऐड करने पर 1.1x आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 10% इंक्रीज करने के लिए x में हमें ये सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे x में 1.1 मल्टीप्लाई कर सकते थे, और ये 1.1 ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब mf कहलाता है। मतलब कि वो फैक्टर जो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी भी परसेंटेज चेंज को अप्लाई करने के लिए, और आपको ये सब स्टेप निकालने की जरूरत नहीं है। आपने एक बात देखी ध्यान से कि अगर मुझे p परसेंट का चेंज करना है x में, p परसेंट का चेंज, तो मुझे x में x का ही p परसेंट ऐड करना पड़ेगा, तो जाके वो चेंज होगा। अब सॉल्व करने पर x प्लस, इधर क्या आ गया, p अपॉन 100 इंटू एक्स। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस p बाय 100। तो आपने p परसेंट इंक्रीज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया x से, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है, यही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहलाता है। तो यहां p को 10 रखने पर 1 प्लस 10/100 1.1, ठीक है। देखो फॉर्मूला तो होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, जो मैंने आपको लिखवाया भी है, बट इट्स नॉट नीडेड यार, आप बिना इसके भी कर सकते हो। कैसे, सुन लो, इफ द इंक्रीज इज 10%, मैं इधर लिखते भी जाता हूं पूरी लिस्ट। अगर इंक्रीज 10% का है तो फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.1। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वन क्वांटिटी इज 10% ऑफ द अदर, मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं, 10% मोर इंक्रीज की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। 10%, अगर 20% इंक्रीज की बात कर रहा हूं तो द फैक्टर इज 1.2। 25% का फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, 1.25। सिंपल है या नहीं, तो इसी तरह से मेमोराइज कर लो, काम आराम से हो जाएगा। अगर मैं इंक्रीज 42% का कर रहा हूं तो द फैक्टर इज 1.42, मतलब 42/100 0.42 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर, क्योंकि ओरिजिनल चीज भी आपको ऐड करनी पड़ती है ना, बस सारे आंसर आ जाएंगे। 71% का इंक्रीज कितना हो जाता है, 1.71। कहानी चलती रहेगी आपकी। एक बात और ध्यान रखिएगा जो बहुत काम की होती है, कि अगर अगर यहां पे उल्टा काम करते हैं, उल्टा काम मतलब आ, वो क्या करेगा, जो सुनिएगा, वो फैक्टर देगा और आपको परसेंटेज निकालना है, वो भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूं, फिर उस उल्टी वाली चीज पे आता हूं, सुनिएगा। लेट मी से कोई चीज 90% इंक्रीज हो गई है, व्हाट इज द फैक्टर, 1.9। अब सुनिए, कोई चीज अगर 100% इंक्रीज हो गई है तो फैक्टर 1 होगा या 2 होगा, आंसर 1 प्लस 100/100 मतलब 1 प्लस 1 होगा, 2 हो जाएगा। कोई चीज जब 100 गुना बढ़ जाती तो वो डबल हो जाती है, तो 1 मत लिख लीजिएगा, 1 तो चेंज है, यू हैव टू ऐड द ओरिजिनल क्वांटिटी, दैट विल मेक इट ट्वाइस। ओके, ग्रेट। अगर कोई चीज 150% इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, या मोर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें ये वेरियस एमएफ या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यूज मिल रही है, समझ गए। 150% इंक्रीज करने पर फैक्टर इज नॉट 1.5, इट इज 2.5। 1.5 तो 50% का था ना, 150% का 2.5। एक आखिरी एग्जांपल, अगर कोई चीज 250% इंक्रीज हो रही है तो द फैक्टर इज नॉट 2.5, इट इज 3.5। प्लस 1 करना मत भूलना, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ठीक से हो जाए,
फिर तो यार बहुत इजी मामला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उल्टा भी देख लेते हैं कि अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया गया और मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, चेंज, तो फिर मैं कैसे करूंगा? वेरी इजी, देख लो। अगर कोई चीज पहले x थी, अब 1.3 टाइम्स, यहां पे टाइम्स वर्ड मिलेगा, इतने गुना, गुना का इंग्लिश क्या होता है? टाइम्स। 1.3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, 2.8 टाइम्स, तो टाइम्स वर्ड यहां मिलेगा। दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वर्ड एग्जाम में नहीं दिखेगा, आपको टाइम्स वर्ड दिखेगा, उससे आपको इन्फर करना है कि इतने टाइम्स है। ग्रेट। 1.3 में इंक्रीज 30% का हो जाएगा, सिंपल। 1.71 में इंक्रीज 71% का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ करना वैसे भी आसान है, सिंपल एग्जांपल देखिए। 1.71 का मतलब क्या होता है कि कोई क्वांटिटी पहले x रही होगी, अब कितना हो गई? 1.71x। तो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। उसका फॉर्मूला वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, पर आप जानते हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल यहां पे x था वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100। x कैंसिल हो गए, यहां 1.71 बचा, उसमें -1 कर लो आप। दैट इज कितना बचा फिर? ये x सारे कैंसिल हो गए, 0.71। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर 71% ही आएगा। बट यू डोंट नीड टू डू दिस इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज सीधा मेथड बता रहा हूं मैं आपको, पर बातें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, हटाओ भाई इसको, इसकी जरूरत नहीं, बस मैं आपको चेक करवा रहा था। तो प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, चीजें बहुत सिंपल आपके लिए हो जाएंगी। अब देखो एक और चीज, अगर कोई चीज 3 टाइम्स हो चुकी है तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? 300% या 200%? 200%। अब जब उल्टा आ रहा हूं मैं, ये देखो, हमें पता है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? 1 प्लस पी बाय 100। अब हमको p दिया, सॉरी, अब हमें mf दिया और p पूछा है, तो पहले -1 करूंगा फिर इंटू 100, चेंज कर लो। व्हाट इज p? mf -1 इंटू 100। तो अब उल्टा आने पर पहले -1 करोगे आप, मतलब ओरिजिनल चीज हटा दी, फिर इंटू 100 कर देना। ठीक है, आपको सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ओरिजिनल का -1 करो पहले, फिर इंटू 100 करना, क्योंकि आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। सब सिंपल सी बात है। तो 3 - 1 2, द चेंज इज 2 टाइम्स, 200% इज द आंसर। ओके, चलो एक और चीज, कोई चीज 7 टाइम्स हो गई, सो द परसेंटेज चेंज इज 600%। कोई चीज 12 टाइम्स हो गई, सो द चेंज इज 1100%। कोई चीज 1.28 टाइम्स हो गई, सो द परसेंटेज चेंज इज 28%। कैन यू ऑब्जर्व अ वेरी सिंपल ट्रेंड? सिंपल है या नहीं? इसमें कंफर्टेबल हो जाओ यार, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआईसीआई यूं ही क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और, देन वी आर डन। 1.36 टाइम्स मतलब 36%, एंड लास्ट वन 1.64 टाइम्स मतलब 64%। बोथ द वे कन्वर्जन का मैं बता चुका हूं आपको। चलिए एक आखिरी चीज, फिर हम आज की कहानी खत्म करेंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट ये बैकग्राउंड सिंपल लग रही होगी, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही फाउंडेशन आपको सक्सेस दिलाएगी एग्जाम में, क्वांट में भी और डीआई में भी। अब ध्यान सुनिएगा, लास्ट बात, अभी तक हम लोग इंक्रीज की बातें कर रहे थे, अब हम लोग डिक्रीज। भाई चीजें कम भी तो हो सकती है, इट इज नॉट जरूरी कि हर बार 10% इंक्रीज हो, कम भी तो हो सकता है, उसकी बात भी तो करनी पड़ेगी। आइए कर लेते हैं कम। अगर डिक्रीज तो सुन लीजिए, एक ओरिजिनल क्वांटिटी x है, मुझे उसे डिक्रीज करना है अब 10% से, इसलिए माइनस लिखा है मैंने। चलो कोई, उतना ही सिंपल काम है। अब ऐड मत करो, कम कर लो, माइनस कर लो। कितना माइनस कर लो? 10% ऑफ x। तो अगर आपको कोई क्वांटिटी x को 10% कम करना है, तो x में से ही उसी का 10% माइनस कर लीजिए, काम बन जाएगा। तो सेम काम हो गया, x माइनस व्हाट इज 10%, 10/100 और इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया? वहां आया था 1 प्लस 10/100, यहां पे आया 1 माइनस 10/100। वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9x। सिंपल सी बात। ठीक है, ये तो और सिंपल है। सुनो, किसी चीज में से आपने 10% हटा लिया तो कितना बचा? 90% बचा ना, और 90% तो 0.9 ही होता है ना। ये तो और भी सिंपल है। फॉर्मूला क्या होगा पर देख लीजिए, डिक्रीज वाले केस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होता है? 1 माइनस पी बाय 100। तो अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिखना चाहूं एमएफ का फाइनल फॉर्मूला, तो एमएफ मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस पी बाय 100। इंक्रीज में प्लस लगा देना और डिक्रीज में माइनस। सिंपल सी बात यहां पे निकल के आ जाती है। ठीक है ना?
अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कहानी को रिज्यूम करेंगे। समझ गए? चलो एग्जाम्पल, इफ आई एम डिक्रीजिंग, अब यहां पे डिक्रीज की बातें चल रही हैं या रिड्यूस, तो वहां पे इंक्रीज बोला था, यहां पे रिड्यूस की बात करेंगे, या लेस, तो वहां के कीवर्ड से इंक्रीज या मोर, यहां के डिक्रीज या लेस, दोनों का काम सेम होता है। तो यहां पे वी आर डिक्रीजिंग बाय हाउ मच, और उसका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मुझे चाहिए। तो मान लीजिए डिक्रीज 10% का है, तो कितना बचा? 90%, तो आंसर 0.9 आएगा। अगर डिक्रीज 15% का है, इंक्रीज 15% में 1.15 आंसर होता, पर डिक्रीज में 0.85। वैसे भी देख लो, 15% हटा तो कितना बचा? 85%, 0.85। दो तीन एग्जाम्पल और देखेंगे। अगर 23% डिक्रीज हो रहा है तो कितना बचेगा बताइए? 77%, एंड दैट इज इक्वल टू 0.77। सिंपल है, ठीक है। 60% डिक्रीज होने पर 1.6 है या 0.4? 0.4, 0.6 मत बोलना, समझ गए? 60% कम किया, 40% बचेगा, 40% इज 0.4। अगर आपने कोई चीज 75% कम करी तो कितना बचेगा? 25%, मतलब 0.25। ऑब्वियसली यार, 75% मतलब 3/4, और 0.25 मतलब 1/4, तो 3/4 हटाने के बाद 1/4 ही बचता है, वो वैसे भी ऑब्वियस, ठीक है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। कोई चीज 95% कम करने पर सिर्फ 5% बचेगी। 5% कितना होता है? 0.5 है, 0.05, 0.05, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब अगर उल्टा काम दिया है तो भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया है और आपसे डिक्रीज परसेंटेज पूछ लिया है कि कितना परसेंटेज का डिक्रीज है, दिस इज ऑल्सो परसेंटेज चेंज ओनली। यार परसेंटेज चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, और डिक्रीज या नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब एक ही होता है। चलो, कोई चीज, अच्छा टाइम्स हो गई तो क्लियर है ना? दिस थिंग हैज बिकम 0.8 टाइम्स, 0.7 टाइम्स, 0.42 टाइम्स एंड सो ऑन, वैसा काम होता है, ठीक है। अब सुन लीजिए, कोई चीज 0.8 टाइम्स हो गई है, मतलब 80%, तो कम कितना रहा होगा? 20%। 20% कम होने पर ही तो 80% बचता है, तभी तो 0.8 आया है, सिंपल है, ठीक है। तो आपस में हल्का सा डिफरेंस है इंक्रीज और डिक्रीज वाले केस में, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। चलिए, a quantity has become 0.6 times, so the decrease is very clear, 40%। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 60% बचा है तो 40% कम होगा, डिक्रीज का एलिमेंट 40% रहा होगा। चलो एक दो और देख लेते हैं। कोई चीज 0.15 टाइम्स रह गई है, मतलब 0.15 टाइम्स हो चुकी है, 15%, तो कम कितना हो गया होगा? 85%। 85%, सिंपल। इस तरह से पूरी कहानी चलती रहेगी। तो हमें दोनों तरफ का कन्वर्जन बहुत सिंपल तरीके से याद होना चाहिए, तभी यहां पे काम बनेगा। तो आज हमने क्या क्या बातें देख ली, एक बार देख लेते हैं, देन वील वाइंड अप द स्टोरी। सुनिए ध्यान से। बेसिक्स कंप्लीटेड, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और परसेंटेज कन्वर्जन की बात कर ली, इनटू 100 अपॉन 100 की जो बात करी थी। वी हैव सीन सम वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज, और हमने आज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात भी कर ली, एमएफ की बात हमने कर ली, इंक्रीज वाले केस में भी और डिक्रीज वाले केस में भी। अब कल की क्लास में हम थ्योरी पूरी करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ बेस की बात करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। परसेंटेज चेंज की बात करेंगे, जिसकी थोड़ी बात हमने आज भी करी। परसेंटेज पॉइंट चेंज ये अलग चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में भी काफी आता है। कैट वाले सिस्टम का काफी इस्तेमाल करते हैं, इसको मैं बताऊंगा आपको। एंड द लास्ट पॉइंट इज सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। ये चारों चीजें कल करेंगे और थ्योरी खत्म, फिर हम सवालों पर आएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आज के बारे में हो इस क्लास में, तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और लगातार क्लास देखिए, ताकि हम बेसिक से बिल्कुल कैट के लेवल तक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअली हो जाए और कैट को क्रैक, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूं यहां पे। अपने फीडबैक्स, सजेशंस भी जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।